हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी की टेस्ट का। और आपको पता है कि मैं इस चैनल पर और भी अधिक टेस्ट पर डिस्कस कर चुके हैं। और हम इस टेस्ट में आपको ये बताते हैं कि आपको क्या क्या कमियां आप कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्या की गलतियां कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्या आपकी कमी है, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कमियों को, और कैसे मैंने भी अपनी कमियों को इम्प्रूव किया है दोस्तों। क्योंकि खुद मैंने भी इस टेस्ट को परचेज़ किया है दोस्तों, और ख़ुद मैं इस टेस्ट को देता हूँ। और इसमें जो मेरी कमियां होती हैं आपके सामने रखता हूँ। आप कैसे इन कमियों से बच सकते हैं, कैसे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टेस्ट सीरीज़ में सीखते हैं दोस्तों। आज हम जिस टेस्ट की बात करने वाले हैं, उस टेस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इस टेस्ट में मैंने टोटल 100 क्वेश्चन में से 95 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हूँ। और इसमें अगर आप देखें तो 23,424 लोगों ने अभी तक इस एग्ज़ाम को दे रखा है। और इसमें जो मेरा रैंक है दोस्तों वो है 19, यानी 23,424 लोगों में जो मेरा रैंक है वो है 19। अगर इसके कट ऑफ को आप देखें तो कट ऑफ इसका जो ओबीसी का है, चूँकि मैं ओबीसी से ही आता हूँ, तो 60 से 63 इसका कट ऑफ जा रहा है ओबीसी का। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अंक है वो 100 है, यानी 100 से 100 अंक है। आप ले सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद एग्जाम्पल है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है, कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जिन्होंने 100 में 100 अंक लिए हैं। तो निस्संदेह आप भी ले सकते हैं अगर आप उस हिसाब से मेहनत करें तो। आप जैसे जैसे इस टेस्ट को आप देते जाएंगे, हमारे साथ एनालिसिस करते जाएंगे, आपको खुद अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट आज नज़र आएगा, आपके नॉलेज में एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, जिससे आप खुद मोटिवेट होंगे अपने टेस्ट को देने के लिए। टेस्ट देने से आपको पता है क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हम हमेशा बताते हैं आपको टेस्ट देना चाहिए। अगर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम का टेस्ट देना चाहिए, जिससे आपको सबसे बड़ी जो फ़ायदा होती है दोस्तों वो होता है टाइम मैनेजमेंट। आप समझ पाते हैं कि हमें कितना टाइम में कितना क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी फ़ायदा होती है। उसके बाद आप अपने एक्यूरेसी को भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ एक्यूरेसी आप देखें तो 95.79% मेरा एक्यूरेसी है ना। तो इसको भी मेंटेन कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। अगर आप देखें दोस्तों तो इसमें मेरा जो अंक आपको पता है, मेरा जो अंक है दोस्तों 89.68, यानी लगभग आप इसको 90 मान सकते हैं। यानी मैंने 90 अंक सही लिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चन था, क्या क्या क्वेश्चन थे, क्वेश्चन इजी थे या मॉडरेट थे, कैसे थे क्वेश्चन, तो आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन की अगर बात करें हम, चूँकि कट ऑफ किया जा रहा है 60 से 63 कट जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी तक का क्वेश्चन जो है मतलब एक तरह से इजी टू मॉडरेट है। क्योंकि 60 से 63, अगर देखिए ईजी किसे कहेंगे, अगर आप कट ऑफ अगर 70 से 75 जाता है तो आप समझिएगा कि वहाँ पर क्या होता है, ईजी होता है। 70-75 अगर कट ऑफ जाता है तो अब 60 से 63 कट ऑफ जा रहा है तो आप इसको ईजी टू मॉडरेट करेंगे। ठीक है, तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है और क्या क्या क्वेश्चन है। मैं इसके किसी भी क्वेश्चन को पूरे अच्छे से डिटेल से इसको हम क्या करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित भाषाओं के बारे में है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें भाषाओं के बारे में तो जो आपके 8वीं अनुसूची है वह किसके बारे में है, जो संविधान में जितनी भी भाषाएं हैं उसके बारे में है। 8वीं अनुसूची में हमको मिलता है दोस्तों। प्रारंभिक जो संविधान था दोस्तों, उसमें जो भाषाओं की संख्या थी वह थी 14, यानी 14 भाषाएं मूल संविधान में थे। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थे। याद रखिएगा, मूल संविधान में 14 भाषाएं थे दोस्तों। उसके बाद जब इसमें संशोधन हुआ दोस्तों, तो इसमें 8 भाषाएं और जोड़ दी गई, और टोटल इस समय वर्तमान जो संविधान है उसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, यानी मूल संविधान में कितने भाषाएं, 14, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आप देख सकते हैं 22 भाषाएं यहाँ पर लिखे गए हैं।
ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी हम और चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें अनुसूची 1 की, देखिए संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और अब बात करें हम अनुसूची 1 की, तो अनुसूची 1 में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। अनुसूची 2 की अगर बात करें हम, तो 2 में है वेतन और भत्ते, यानी जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को चलाने के लिए जो भी प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन और भत्ते के बारे में डिस्कस किया गया। जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, तो इनके राज्यपाल हो गए, इनके वेतन और भत्ते के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुसूची 3 में शपथ, इनके शपथ के बारे में डिस्कस किया गया अनुसूची 3, ठीक है। अनुसूची 4 की बात करें दोस्तों, तो अनुसूची 4 जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सीटों के बंटवारों की बात कही गई है, यानी किस राज्य में कितने सीटें होंगी, केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें होंगी, ये अनुसूची 4 की बात करिए। अनुसूची 5 में है ये एससी एसटी से रिलेटेड है, अनुसूची 5। अगर हम 6 की बात करें, तो 6 जो असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है, इनके विशेष दर्जों के, इनको विशेष दर्जा दिया गया है दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को, तो उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। अगर बात करें 7 की, तो ये 7 क्या है दोस्तों, इस सूची यानी क्या होती है, 3 तरह की सूचियाँ होती है संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है कि यह इस सूची में जो भी चीज़ें होती हैं उस पर केंद्र का अधिकार होता है। राज्य सूची में जो भी चीज़ें हैं वो राज्य के अधिकार में होता है, और समवर्ती सूची में मतलब इस पे केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, यानी दोनों इसको बदलाव या पारित कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि शिक्षा किस सूची में है, तो शिक्षा जो होती है वो समवर्ती सूची की है, ठीक है। अगर बात करें 8वीं अनुसूची की, ठीक है, 8वीं अनुसूची, तो ये है भाषाओं से, ठीक है। और 9वीं अनुसूची बात करें, तो देखिए जब फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, तो उसके साथ 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और यह भूमि सुधार से है, ठीक है दोस्तों। यह किसके? भूमि सुधार से, यानी पहली अगर बात करें तो ये कब जोड़ा गया था, तो यह 1951 में जोड़ा गया था। 1951 में, यानी पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। अगर बात करें 10वीं अनुसूची की, तो यह दल बदल अधिनियम से है। और दल बदल अधिनियम क्या है दोस्तों, यह 1952 में आता है, 1985 में, सॉरी 52 नहीं, 1985 में, और यह 52वां संविधान संशोधन है। तो क्वेश्चन बनता है कि दल बदल अधिनियम किस संविधान संशोधन से पारित किया गया, तो जो 52वां संविधान संशोधन है उससे दल बदल अधिनियम पारित किया गया था। और किस सन में पारित किया गया था? 1985 में। यह एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बात करें 11वां संविधान संशोधन की, तो यह हुआ था दोस्तों 1992 में, और इससे पंचायती जो राज है, ठीक है, उसकी ये पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। और जो 12वां संविधान संशोधन है, ठीक है, यह है, सॉरी ये 12वां जो अनुसूची है वह नगर पालिका से है, ठीक है। और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। तो टोटल 12 क्या होते हैं? अनुसूची होते हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में मौजूद है? तो ओजोन परत जो होता है दोस्तों, यह वायुमंडल के 4 परत होते हैं दोस्तों। कितनी परत? 4 परत, ठीक है। ये आपका क्षोभ मंडल होता है, ये आपका सबसे नीचे जो क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल होता है, और ये आयन मंडल होता है, और ये बाह्य मंडल होता है, ठीक है। तो ओजोन परत जो है ना, उसका 90% हिस्सा जो समताप मंडल में पाया जाता है, और 10% हिस्सा क्या होता है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन के जो 3 परमाणु होते हैं वो आपस में मिल करके ओजोन बनाते हैं। ओजोन एक प्रकार की गैस है जो पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रक्षा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका क्या है? रीजनिंग से है, और आपको इसमें पता करना है कि कौन विषम है। तो आप देख सकते हैं, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको निकालना है x4 प्लस
25 का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप दो, इस जो दिख रहा है इसमें दो को कॉमन कर सकते हैं, यानी तब सवाल आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस क्या 10। ठीक है, सॉरी 7x प्लस कितना 5 है। अब आपको निकालना है एक्स पे पावर 4 और x प्लस 25 का मान। तो आप एक काम करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को इधर रखिए और 7x को इधर भेज दीजिए। जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स पे पावर 4 और ये 5 पच्चीस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर, और ये अगर आप देखें तो 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स पे पावर 4 प्लस 25 का मान निकालना है। आप एक काम करिए, यहाँ पर 10 एक्स स्क्वायर है और इधर 49 है, जब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 39 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता था दोस्तों? तो यह जीता था नोवाक जोकोविच ने दोस्तों, और किसको हरा करके? डेनियल मेदवेदेव को। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव को हरा करके यह नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को जीता था दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें 4 तरह की ग्रैंड स्लैम होती हैं दोस्तों। एक होता है अमेरिकन, सबसे पहले होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर आपका अमेरिकन। ठीक है, ये 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं। पूछा जाता है कि यह ये अमेरिकन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर। ये किस कोर्ट पे होता है? हार्ड कोर्ट पे। और एक किस कोर्ट पे होता है? ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन। देखिए, जो शुरुआत होता है वह ऑस्ट्रेलियन ओपन से, और जो ख़त्म होता है वह अमेरिकन ओपन से ख़त्म होता है। ठीक है, और इसमें आपसे देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन, ठीक है, ये दोनों हार्ड क्या बोलते हैं, हार्ड कोर्ट पे होते हैं। ठीक है, जबकि फ्रेंच जो ओपन होता है दोस्तों एक क्ले कोर्ट पे होता है, और जो विंबलडन ओपन होता है दोस्तों यह ग्रास कोर्ट पे होता है। ठीक है, किस कोर्ट पे? ग्रास कोर्ट पे। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अमेरिकन ओपन किस कोर्ट पे होता है? तो अमेरिकन ओपन आपका हार्ड कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, नोवाक जोकोविच हैं दोस्तों, ठीक है, यह सर्बिया के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? सर्बिया के। आपसे पूछा जाता है कि राफेल नडाल कहाँ के हैं? रोजर फेडरर कहाँ के हैं? जो रोजर फेडरर हैं दोस्तों ये स्विट्जरलैंड के हैं, और इनके नाम का स्विट्जरलैंड में क्या चलता है? सिक्का चलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेंसिलिन से खोजा गया था दोस्तों, यानी पेंसिलिन किससे खोजा गया था? तो पेंसिलिन जो है कवक से खोजा गया था दोस्तों। पेंसिलिन पहला क्या है? वैक्सीन आप कह सकते हैं, जिसकी खोज अलेक्जेंडर ने किया था, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो इसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, कवक और जो शैवाल होते हैं दोस्तों इनमें सहजीवी का संबंध होता है। ठीक है, और इनके सामूहिक रूप को हम बोलते हैं लाइकेन। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, +6 हो रहा है, तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है? बीच की दूरी का फार्मूला लगा लेना है और इसको हल कर देना है। मतलब अगर आप देखें तो ये आपका यक्स यानी क्या हो जाएगा 5 - 17 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस a - 12 का स्क्वायर, a - 12 का स्क्वायर, और बराबर बीच की दूरी कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर। जब आप इसको हल करेंगे ना तो जो a का मान निकलेगा, ठीक है, वैसे तो ये द्विघात समीकरण होगा, और जब द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो जो a का मान मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैटूर बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मैटूर बांध जो है, ठीक है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, किसमें? तमिलनाडु राज्य में मैटूर बांध है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कर्नाटक में, तो कर्नाटक में एक बांध है दोस्तों अलमाटी बांध। क्या बांध है? अलमाटी बांध। क्या है, कहाँ पर है? कर्नाटक में है, और किस नदी पे है? कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पर। ठीक है, और ये कर्नाटक में। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक नागा अर्जुन बांध है। कौन बांध है? नागा अर्जुन बांध। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में।
अगर बात करें आंध्र प्रदेश में ही श्रीशैलम बांध है, ठीक है। कौन सा बांध है? श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें जो तेलंगाना में, तो तेलंगाना में एक बांध है निजाम सागर बांध। कौन सा बांध? निजाम सागर बांध। ये कहाँ पर है? तेलंगाना में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और, जो मैटूर बांध है दोस्तों, ये किस नदी पे है? तो ये कावेरी नदी पे है। किस नदी पे है? कावेरी नदी पे, ठीक है। कर्नाटक में जो है कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? अलमाटी बांध है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। दो तंत्रिका तंतुओं के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? तो अच्छक तंत्र कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, क्या कहा जाएगा? अच्छक तंत्र, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्न से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्प से अलग है, यानी विषम छांटना है आपको। तो आप देख सकते हैं विश्वसनीय, प्रामाणिक और वैध, ठीक है। ये कुछ सिमिलर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और जो बनावटी है ये अलग है इनमें से, ठीक है। चलिए, लेकिन इनमें से कौन चक्रीय चतुर्भुज के कोण का माप नहीं हो सकता? तो देखिए दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं? वे चतुर्भुज जिनके सभी शीर्ष वृत्त के परिधि पे होते हैं उसे हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी है दोस्तों, इनके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो अगर देखिए दोस्तों, ये दोनों 180 अंश, ये दोनों 180 अंश, तो कोई भी एक कोण 180 अंश का नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वह नर्मदा नदी पे बनाई गई है, ठीक है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। ताप्ती नदी पे एक परियोजना है दोस्तों, उकाई परियोजना। कौन सा नदी परियोजना है? उकाई परियोजना। बाकी अगर बात करें दोस्तों ताप्ती नदी की, जो ताप्ती नदी है, ठीक है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये जो दोनों नदियां हैं यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं दोस्तों। बाकी जितनी भी नदियां होती हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। और अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी जो होता है, ठीक है, यह कैलाश मानसरोवर से निकलता है और जो भारत में यह शिव किले दर्रे से प्रवेश करता है, ठीक है। किस दर्रे से? क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करता है? तो शिवकिला दर्रा है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करता है। अगर बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी आप कह सकते हैं नदी है, ठीक है। और इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को हम बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, या बूढ़ी नदी से के नाम से जानते हैं, या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? तो जो गोदावरी नदी है उसे वृद्ध गंगा कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? वो भी गोदावरी नदी को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो जो आपके जेम्स वेस्टन और फ्रांसिस क्रिक हैं, इन्होंने ही डीएनए की खोज की थी, ठीक है। आपको पता है ग्रेगर मेंडल, इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने मटर के बीज से मतलब आनुवांशिकता की खोज की थी। तो इनका जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। चलिए, यहाँ पर लॉजिक सिंपल सा है दोस्तों, इन सबको जितने भी डिजिट है सबको ऐड किया जा रहा है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 9 3 12 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक निश्चित राशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपये हो जाता है और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप इसको अपना सकते हैं। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों, जिस रेट से पहले बढ़ता है वही रेट अगली बार में होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं, ठीक है, कुछ इसका रहा होगा धन x मान लेते हैं, फिर एक साल बाद क्या हो जाएगा? ये 650 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले एक साल बाद कितना हो जाएगा? 676 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 676।
तो आप देख रहे हैं जिस रेशियो में यहाँ होगा, यानी 650 और 676 के बीच जो रेशियो होगा, यानी जो रेशियो यहाँ पर होगा वही रेशियो मतलब यहाँ पर भी होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा एक क्वेश्चन लंबा हो सकता है, नहीं आप कह सकते हैं अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें दोस्तों तो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है कि 650, ठीक है, आप एक काम करें, ये आपका 650 से 650 में 676 से भाग करिए और 650 का फिर गुणा कर दीजिए, यानी 650 का स्क्वायर बटे 676 करेंगे और जो आंसर आपको मिलेगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए। मयूरभंज जो छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो मयूरभंज छऊ है वह उड़ीसा का लोक नृत्य है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का एक बहुत ही फेमस नृत्य दोस्तों घूमर। घूमर कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का। ठीक है, और महाराष्ट्र का एक तमाशा है, जो महाराष्ट्र का क्या है, नृत्य है। कर्नाटक का दोस्तों, एक कर्नाटक का जो नृत्य है दोस्तों, अगर हम बात करें कर्नाटक का, तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटक का याद नहीं आ रहा दोस्तों। फिर अब राजस्थान का क्या होगा? घूमर हो गया। अगर बात करें, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में कितनी ही शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया आपका मणिपुरी, ठीक है दोस्तों, जो मणिपुर का है। फिर उड़िया जो उड़ीसा का है। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है। असम का शास्त्रीय डांस ही है। ठीक है दोस्तों, असम का कौन सा डांस? शास्त्रीय डांस। और अगर बात करें केरल का, तो केरल का 2 डांस होता है, एक कथकली और एक आपका मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों कहाँ का है? केरल का है। अगर बात करें तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का जो है भरतनाट्यम है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्त। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों कथक है। तो एक क्या हो गए, एक क्या हो गए, शास्त्रीय डांस होते हैं। शास्त्रीय डांस अगर बात करें तो पूछता है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन शास्त्रीय डांस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन जो है आपको जानना होगा। ठीक है, डेयरी उत्पाद दही किस प्रक्रिया की मदद से प्राप्त किया जाता है? तो किण्वन प्रक्रिया है। किण्वन की प्रक्रिया से हम क्या करते हैं? दही को प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर लॉजिक सिंपल से आप देख सकते हैं कौन सा लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, जो एक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 41.58 सेमी स्क्वायर है। समान त्रिज्या के साथ गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, जो गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दिया है? 41.58 41.58 ये क्या दिया है? गोलार्ध का। आप पे सबसे पहले पाई आर का मान निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 41.58 बटे 3। अगर इसमें आप क्या निकालना है आपको? गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ पर है, और इसको हल करेंगे, इसमें 4 से जब गुणा कर देंगे तो वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिथिला चित्रकारी भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुई है? मिथिला चित्रकारी, इसको हम लोग मधुबनी चित्रकारी भी कहते हैं, और यह भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य से? भारत के बिहार राज्य से। कुछ और महत्वपूर्ण चित्रकला के बात हम कर लेते हैं। अगर बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में जो चित्रकला है वो होता है पट्टचित्र चित्रकला। ठीक है, कहाँ का है? उड़ीसा का। रंगवाली चित्रकला कर्नाटक का। चिनकारी चित्रकला लखनऊ का। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश का। पिथौरा चित्रकला गुजरात का। आरोप चित्रकला हिमाचल प्रदेश का। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल का।
फड़ चित्रकला राजस्थान का, मंडाना चित्रकला राजस्थान का, कोल्लम चित्रकला तमिलनाडु का, चेरियाल चित्रकला तेलंगाना का, फुलकारी चित्रकला पंजाब का, गोंड और बाग ये दोनों चित्रकला कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, और वर्ली चित्रकला जो है वह है महाराष्ट्र का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चित्रकला थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पता होगा, और अगर आपको पता नहीं है तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक पेशी नली है जो नाक गुहाओं को स्वर यंत्र और अन्य प्रणाली से जोड़ता है दोस्तों? तो जो आपका वायु नली है दोस्तों, ठीक है, वायु नली कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। वायु नली देखिए, ये आपका वायु नली है कुछ इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों एक वाल्व लगा होता है, और यहाँ से दो चीज़, एक इधर से निकली होती है दोस्तों, और ये इधर पेट की ओर जाता है दोस्तों। तो इधर एक फेफड़े की ओर जाता है दोस्तों, और एक पेट की ओर जाता है, और ये वाल्व जो है एक बार इधर खुलता है और एक बार इधर खुलता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप सांस ले रहे हैं तो वाल्व क्या होगा, आएगा, फिर वाल्व खुलेगा तो हवा इधर आएगी। ठीक है, अगर आप भोजन कर रहे हैं तो वाल्व खुलता है और इसको ढक लेता है और भोजन इधर आता है। तो ये आपका क्या है, ग्रसनी है, जो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे दी गई आप देख सकते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें हम टाइम उतना वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है दोस्तों, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उस वृत्त का परिधि क्या है जो त्रिभुज के अंतर्निहित है। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा कैसे इसको करना है। सबसे पहले आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे, और क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों √3/4 ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 64 कड़ी में 3 का जगह 64 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कड़ी में 3 से कड़ी में 3 खत्म हो जाएगा दोस्तों, और एक्स स्क्वायर का अगर एक्स की बात करें तो 16 निकल जाएगा। जब एक्स का मान 16 निकल गया तो आपको पता है जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है आर बराबर ये होता है ए 2 कड़ी में 3। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, आप इस 16 रखेंगे, यानी आर का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा ए का मान क्या रखेंगे 16 और बटे 2 कड़ी में 3। तो इसको हल करेंगे तो 8 बटे कड़ी में 3 आएगा, और जब परिधि निकालेंगे यानी 2πr की बात करेंगे तो आर की जगह क्या रखेंगे 8 बटे कितना हो गया, कड़ी में 3 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल जाएगा 16π बटे कड़ी में 3 निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है दोस्तों? तो जो आपका अनुच्छेद 368 है दोस्तों, इसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों कि जो अनुच्छेद 360 है दोस्तों, यह वित्तीय आपात से संबंधित है दोस्तों। देखिए संविधान में 3 तरह के आपात है दोस्तों। पहला 352 है दोस्तों, ठीक है, यह बाह्य आक्रमण के संबंध, अगर बाह्य आक्रमण होता है दोस्तों तो इस समय जो आपात लगता है वह अगर बाह्य आक्रमण और मतलब सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो उस समय जो आक्रमण लगता है दोस्तों वह 352 जो आपातकाल लगता है 352 लगाता है। ठीक है, एक होता है 356। ठीक है दोस्तों, जब किसी राज्य का जो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस समय जो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों, यह 356 के तहत लगता है। और अगला जो है आपका 360 दोस्तों, आपको पता है ये वित्तीय आपात से संबंधित है। तो आज तक दोस्तों, आज तक, ठीक है, जो 360 है ना, वह अभी आज पूछा था दोस्तों अभी तक कौन सा आपातकाल नहीं लगा गया है। तो जो 360 है दोस्तों, यह यानी वित्तीय आपात दोस्तों अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। बाकी अगर पूछा था कि अब तक कितने आपातकाल लगाए जा चुके हैं, तो 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, बात करें 370 की, तो आपको पता है यह जम्मू कश्मीर राज्य था जो अब नहीं रह गया है दोस्तों, इसके कुछ चीज़ें हटा दिए गए हैं। ठीक है, और मतलब 370 हटा दिया गया दोस्तों, और आर्टिकल जो 35 ए है ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित था, और इसमें से कुछ चीज़ें अभी मतलब हटा दिए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर कुछ
महत्वपूर्ण अनुच्छेद का, तो एक अनुच्छेद है दोस्तों 32, ठीक है। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों। और पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 मतलब जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, किसे संविधान का आत्मा कहा था। जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों, उसी को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 72 का। तो अनुच्छेद 72 में जो राष्ट्रपति है दोस्तों, उसकी क्षमा दान की शक्ति है दोस्तों अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 76 दोस्तों, यह अटॉर्नी जनरल से है दोस्तों। और अनुच्छेद 148 जो है दोस्तों, यह कैग से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। यानी कैग का मतलब क्या है, नियंत्रण महालेखा परीक्षण। और अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या है दोस्तों, महान्यायाधीश से संबंधित है दोस्तों। जो इसमें जो नियंत्रण महालेखा परीक्षण है दोस्तों, वह है के वेणुगोपाल राव, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद जो 123 है दोस्तों, 123 वह है राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। और अनुच्छेद जो दोस्तों 213 है, यह राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है, ठीक है। तो अच्छा, एक और अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 44 दोस्तों। यह अनुच्छेद 44 यह समान सिविल संहिता से, अगर पूछा कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो समान सिविल संहिता इससे संबंधित है अनुच्छेद 44, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक और अनुच्छेद है दोस्तों 343, यह राजभाषा हिंदी होगा, इससे संबंधित है 343 से। और 224 है दोस्तों, या 324 की बात करें हम, ठीक है। जो अनुच्छेद 324 है, यह चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित, चुनाव आयोग से। चलिए, एक पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की दोस्तों। जो पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है, वो किससे बनती है, सेलुलोज की। इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आप सिंपल से लॉजिक समझ सकते हैं। +2 +4 +2 +4 हो रहा था। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात क्या होगी जिसे इतना में जोड़ा जाए, जान जाए, ताकि वह 9 का गुणज हो। 9 का गुणज क्या होना चाहिए दोस्तों, 9 का गुणज होने के लिए जो अंकों का योग है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 9 से पूरा कटना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, 6 3 9 हो गया, और ये 5 4 9। अब एक 5 बचा है दोस्तों, तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आ जाए, तो 5 4 क्या हो जाएगा, 9, यानी 4 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। INC की पहली महिला अध्यक्ष, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं दोस्तों, वह एनी बेसेंट हैं। कौन है, एनी बेसेंट, ठीक है। इन्होंने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं दोस्तों। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों, तो वह 1885 में हुआ था। उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का, वह था डफरिन। तो यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वह डफरिन के मस्तिष्क की उपज है दोस्तों। बात करें 1885 में अगर इसकी पहले अधिवेशन की, तो यह इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वह बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, तो वह थे बनर्जी। पूरा नाम इनका क्या था, सॉरी याद नहीं आ रहा है, कोई बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है दोस्तों। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे, वे कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अगर पूछते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो A.O. ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी दोस्तों, भारतीय महिला अध्यक्ष, वह थी सरोजिनी नायडू। और इन्होंने 1925 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ठीक है। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों, इन्होंने ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं दोस्तों, और इन्होंने 1887 की अध्यक्षता किया था, ठीक है दोस्तों।
बात करें दोस्तों 1896 में 1896 के अधिवेशन में दोस्तों पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था दोस्तों। और 1811 में दोस्तों पहली बार जनगण मन गाया गया था दोस्तों। बात करें दोस्तों 1907 में, तो 1907 में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसमें कांग्रेस में विभाजन हो गया था। यानी कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में क्या हुआ था, विभाजन हो गया था दोस्तों। कांग्रेस या मुस्लिम लीग में ऐसे क्या है, विभाजन हो गया था दोस्तों, ठीक है। और फिर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या हो गए थे, एक हो गए थे दोस्तों। बात करें दोस्तों 1929 के अधिवेशन की, तो 1929 का जो अधिवेशन था दोस्तों, इस अधिवेशन को किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसकी अध्यक्षता किया था। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता किया है। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सिर्फ एक बार अध्यक्षता किया है, 1924 में। किसमें, 1924 में। और ये बेलगांव का जो अधिवेशन था दोस्तों, इसमें इन्होंने इसकी अध्यक्षता किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे जाते हैं दोस्तों। एक और सवाल होता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे वह थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है दोस्तों, BN राव अंबेडकर। ये इन्होंने 1923 ईस्वी में क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। यानी BN राव अंबेडकर यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। बात करते हैं दोस्तों 1938 में। दोस्तों 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था दोस्तों, ठीक है। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। 1931 में दोस्तों, 1931 में सरदार पटेल ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक हिंद जोड़ का उदाहरण दोस्तों। हिंद जोड़ क्या होता है दोस्तों, जो मतलब हमें हड्डियों को क्या करता है दोस्तों, हड्डियों के घर्षण को कम करता है दोस्तों, यानी हमें झुकने और बैठने के लिए सहायक होता है दोस्तों। तो जो हमारे घुटनों के जोड़े होते हैं दोस्तों, वह हिंद जोड़ होते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार के तरल पाए जाते हैं दोस्तों, द्रव पाए जाते हैं, जिसे श्लेष द्रव कहते हैं दोस्तों। और यह हड्डियों के बीच घर्षण को क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे हमें दर्द नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखें तो सिंपल सी बात है, सबको जोड़ लिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी सबकी पहले से वैल्यू को जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का दोस्तों यहाँ पर साफ से दिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 144 है और उनका महत्तम विभाजक यानी मौसो, इसको मौसो भी कर सकते हैं, 2 है। तो संख्या क्या है, उसका योग 34 है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि जो लॉसो होता है हमेशा उन संख्याओं से कटता है, ठीक है। तो लॉसो 144 को अगर देखें दोस्तों, तो 144 जो है दोस्तों 20 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, ये गलत हो गया। 22 से बिल्कुल नहीं कटेगा। और 144 जो है दोस्तों, वह 10 से बिल्कुल नहीं कटेगा। यानी जो ऑप्शन आपका 4 हो गया, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। यूनेस्को का संक्षिप्त नाम क्या है दोस्तों। तो यूनेस्को का जो संक्षिप्त नाम है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अगर बात करें दोस्तों यूनेस्को की स्थापना, तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी यह 1945 में शायद हुई थी दोस्तों, कंफर्म नहीं है, फिर भी याद रखिएगा 1945 में हुई थी। और उन यूनेस्को के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो है आंद्रे अजोले हैं। कौन है, आंद्रे अजोले, ठीक है। और यूनेस्को की जो मुख्यालय है दोस्तों, वह है पेरिस में है। कहाँ पर है, पेरिस में, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों यूनेस्को में कुछ जो महत्वपूर्ण चीज धरोहर है अपने, इसमें कौन कौन से शामिल हैं, कुछ महत्वपूर्ण की हम बात करते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र 2014 में शामिल हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य, यह तीनों दोस्तों एक साथ शामिल हुए थे। कहाँ, यूनेस्को में 1985 में। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यह 1988 और 2005 में। सुंदरवन नेशनल पार्क दोस्तों, यह 1987 में शामिल हुआ था। और पश्चिमी घाट दोस्तों 2012 में, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 2016 में शामिल हुआ था, ठीक है।
इसको आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें हैं दोस्तों जो दिए गए हैं, आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मधुमेह किसके कारण होता है? तो जो मधुमेह होता है दोस्तों, यह इंसुलिन के कारण होता है दोस्तों। यानी अगर इंसुलिन का स्राव क्या होता है, कम होता है, यानी उत्पादन कम होता है, तो मधुमेह रोग हो जाता है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों मधुमेह रोग, इंसुलिन का जो स्राव होता है दोस्तों, यह अग्नाशय द्वारा होता है दोस्तों, और अग्नाशय के बीटा कोशिका द्वारा होता है। अग्नाशय के जो बीटा कोशिका होते हैं, यह इंसुलिन का क्या करते हैं, स्राव करते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। बात करें अग्नाशय की, तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों। कौन सा ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं जो अंतःस्रावी हो और बाह्यस्रावी दोनों हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्शन से आप इसको देख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 5, 6, 7, 8 का आप मौसौ लेंगे, और जब इसका आप मौसौ लेंगे दोस्तों, तो 5, 6, 8 का मौसौ, 5, 6, 7, 8 का मौसौ लेंगे, और 2 मिनट में कितनी बार बजते हैं? 2 मिनट का मतलब क्या है? 2 गुणे 60 सेकेंड, और 5, 6, 8 का जो मौसौ आएगा उसे अगर भाग कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अगर बात करें दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय के, तो ये है हुबली। अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण रेलवे जोन का मुख्यालय हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फिगर से देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल समझ पा लेंगे आप। ये कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों, ये आपका क्या होता है? ईस्ट होता है, ये क्या होता है? वेस्ट होता है, और ये क्या होता है? नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है? साउथ होता है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों ईस्ट रेलवे का मुख्यालय दोस्तों, कौन सा रेलवे? ईस्ट रेलवे का मुख्यालय, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगर बात करें नॉर्थ का, तो ये हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। अगर बात करें वेस्ट का, तो वेस्ट का ये हो जाएगा दोस्तों आपका मुंबई, ठीक है। क्या हो जाएगा? मुंबई। और बात करें मध्य रेलवे का, तो ये भी इसको बोलते हैं मध्य रेलवे, तो इसका मुख्यालय भी क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों इस रेलवे का, यानी साउथ रेलवे का, तो इसका मुख्यालय चेन्नई। तो याद रखिएगा, ईस्ट रेलवे का पश्चिम बंगाल, वेस्ट रेलवे का मुंबई, नॉर्थ का दिल्ली, साउथ का चेन्नई, और मध्य रेलवे का भी मुंबई होता है दोस्तों, ठीक है। इसको बोलेंगे आप दोस्तों, इसको बोलेंगे उत्तर मध्य रेलवे, यानी उत्तर मध्य रेलवे। तो इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए, तो इसका मुख्यालय है दोस्तों इलाहाबाद। क्या है दोस्तों? इलाहाबाद। और अगर बात करें दोस्तों, इसको बोलेंगे दक्षिण मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय दोस्तों सिकंदराबाद। क्या है? सिकंदराबाद। इसको आप बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे पूर्व मध्य रेलवे, और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों हाजीपुर। कौन सा मुख्यालय दोस्तों? हाजीपुर। और इसको बोलेंगे पश्चिम मध्य रेलवे, और इसका मुख्यालय है दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों जबलपुर। क्या है? जबलपुर, ठीक है दोस्तों। तो एक कुछ महत्वपूर्ण रेलवे जोन थे जिसे आपको याद होने चाहिए दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों इसको बोलेंगे, इस वाले दोस्तों, इसको, ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय दोस्तों गोरखपुर। इसको बोलेंगे दोस्तों ये आपका है दोस्तों नॉर्थ वेस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय दोस्तों जयपुर। कौन सा है? जयपुर। अगर दोस्तों इसकी बात करें दोस्तों, तो यह जो है, ये है हुबली। कहाँ है दोस्तों? इसका जो यानी यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दक्षिण पश्चिम रेलवे का, तो ये है हुबली। अगर बात करें इसका, यानी ये क्या है आपका दक्षिण पूर्व रेलवे का, तो यह है दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे का आपका पश्चिम बंगाल, ये भी होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रेलवे जोन थे जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर बात करें मेट्रो रेलवे का, तो इसका मुख्यालय भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में ही है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल, यानी कोलकाता में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रेलवे थे जोन थे जिसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहली जो रेल यूनिवर्सिटी है दोस्तों, वह बड़ौदा में खोला गया है।
और पहली जो प्राइवेट ट्रेन है दोस्तों वह तेजस है और दिल्ली से लखनऊ तक चली थी दोस्तों। ठीक है। अगर बात करें कोंकण रेलवे का मुख्यालय तो ये नवी मुंबई में है। और अगर बात करें दोस्तों दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय तो यह विशाखापट्टनम में है। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। सीमांत रेलवे है, इसका मुख्यालय भी गुवाहाटी में है। कहाँ पर है? गुवाहाटी में। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो बनते हैं दोस्तों रेलवे जोन से, आप इसको याद रखने चाहिए। निम्न में से किस धातु का गलन बिंदु न्यूनतम है? तो जो पारा है दोस्तों, पारा का जो गलन बिंदु है दोस्तों वह न्यूनतम है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में आता है? जो पारा है दोस्तों यही कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, कौन सा धातु है दोस्तों? तो कौन सा अधातु यानी जो ब्रोमीन है दोस्तों यह भी कमरे के ताप पर, चूँकि एक अधातु है और यह भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अगर बात करें जो जो आपका थर्मामीटर होता है दोस्तों, इसमें पारा क्यों भरा जाता है? तो देखिए जो पारा होता है दोस्तों यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, इसलिए इसमें पारा भरा जाता है। ठीक है। चलिए, ये आपका दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा था ये आपका। सिंपल सा ये लॉजिक ही समझ लीजिए। तो यह इसका एक आपका आंसर सही होगा। ठीक है। कैसे? चलिए इस टॉपिक पे हम क्या कर देंगे, बना देंगे एक वीडियो जो आप समझ जाएंगे बहुत ही सिंपल से। निम्न से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से कहा जाता है? अभी हम पिछले सवाल में बताया दोस्तों जो गोदावरी नदी है दोस्तों उसको दक्षिण गंगा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। बात करते हैं ताप्ती नदी की, तो हमने बताया दोस्तों यह रिफ्ट घाट में बहने वाली नदी होती है, यह डेल्टा नहीं बनाती है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होती हैं और ये अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। ठीक है। बात करें दोस्तों कृष्णा नदी की, तो आपको पता है कृष्णा नदी पर एक बांध है जिसे हम बोलते हैं अलमाटी बांध बोलते हैं। ठीक है। चलिए, ऋणात्मक आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं, ऋणायन के रूप में जाना जाता है। और क्या? घोड़ा सूखी घास खाए तो गाय चारा खाती है। ठीक है। ये आपका दोस्तों वह छोटे छोटे 4 अंक की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। सबसे पहले आप 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे, उससे आप 1000 में भाग करेंगे दोस्तों। ठीक है। 1000 में भाग करेंगे और उसके बाद मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा मैथ का क्वेश्चन इस पर लगाना नहीं बनता है दोस्तों, इसलिए मैथ के क्वेश्चन को हम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, राउरकेला स्टील संयंत्र दोस्तों ये कहाँ पर है? तो राउरकेला दोस्तों ये आपका उड़ीसा में है और यह जर्मनी की सहायता से दोस्तों 1859 में बनाया गया था। किसमें? 1859 में। बात करते हैं दोस्तों बोकारो इस्पात कारखाना का, तो यह 1972 में दोस्तों बनाया गया था और किसके सहायता से बनाया गया था दोस्तों? पूर्व सोवियत संघ के साथ, यानी जो आज का रूस है उसके सहायता से बनाया गया था दोस्तों। इसी तरह बात करें भिलाई का, तो भिलाई दोस्तों 1957 में बनाया गया था और ये भी पूर्व सोवियत संघ के सहायता से बनाया गया था। दुर्गापुर दोस्तों यह ब्रिटेन के सहायता से बनाया गया था और 1962 में बनाया गया था दोस्तों ब्रिटेन के सहायता से और यह पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। तो कुछ महत्वपूर्ण क्या है संयंत्र हैं दोस्तों। अगर बात करें सेल की जो स्थापना का, सेल क्या है दोस्तों? इसको बोलते हैं स्टील, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों, है ना। तो इसी की मतलब ऐसे कहें कि इसी की जिम्मेदारी होती है दोस्तों इस्पात संयंत्र की स्थापना करना, उस पर ध्यान देना, उसको बढ़ावा देना। ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो यह 1974 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों और जो शोभा मंडल जी हैं वह इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। कौन है? शोभा मंडल जी। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। लकड़ी के गुदे के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त मानव निर्मित फाइबर क्या है दोस्तों? तो रेयान जो है यह प्राप्त मानव निर्मित फाइबर है। ठीक है। चलिए, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप इसको साइंस कर लेंगे। और ये आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, 6 आंडू का क्रय मूल्य 5 है, 5 आंडू का विक्रय मूल्य बराबर, अच्छा 6 आंडू का क्रय मूल्य 5 आंडू के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मतलब 6 का सीपी
बराबर है 5 के एसपी के। अगर सीपी और एसपी में आप रेशियो निकालें दोस्तों, तो सीपी और एसपी में जो रेशियो बन रहा है वो 5 और 6 का बन रहा है, यानी 5 रुपये में ख़रीदा तो और 6 रुपये में बेच रहा है, यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर की गई लखनऊ संधि किस वर्ष में हुई? तो 1916 बता था। 1907 में क्या हो गया था, इनका विभाजन हो गया था। फिर 1916 में क्या हो गया था इनका, ये दोनों फिर एक हो गए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए। पीवीसी का पूर्ण रूप, ठीक है दोस्तों, जो पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉली विनाइल क्लोराइड दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, पानी विनाइल